आपसे कुछ मन की बात की जाए। तीनों को 5 साल हो गए कनाडा की दूसरी और अच्छी लाइफ के लिए हम लोग किसी दूसरी कंट्री में ट्राई करते हैं। कनाडा का दिमाग में शुरू से शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आज ना कनाडा का मौसम बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और लेकिन मौसम अच्छा है आफ्टर इतनी ठंड के बाद कि जो मैं बाहर आ पा रही हूँ और आप लोगों से बात करने के लिए बिना किसी मोटे मोटे जैकेट्स के। सो इट्स नाइस वेदर हेयर नाउ इन अप्रैल। आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ मन की बात की जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। जैसे कि मोदी साहब करते हैं कि मन की बात हर संडे को, तो वीकेंड भी आने वाला है और हम आज करेंगे मन की बात। तो कुछ दिन पहले मतलब 19 अक्टूबर 2024 को हम तीनों को 5 साल हो गए कनाडा में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब। तो यूएस से आने के बाद आज पहली बार फ़ोन उठा रही हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। 2 ही 3 दिन हुए हैं यूएस से आए हुए और आज है वीकेंड। देखिए शिखर मेरे साथ है और हम लोग आए हैं पार्क में। मौसम है धुआं धुआं, ये धुआं धुआं सा रहने दो। और देखिए कलर कैसे चेंज हो रहे हैं। मौसम ठंड आ चुकी है लगभग। यहाँ पर मतलब ठंड की शुरुआत हो चुकी है कह सकते हैं, क्योंकि ठंड आने का मतलब -25। तो -25 नहीं हुआ है अभी, माइनस में नहीं हुआ है। हाँ 1-2 डिग्री ज़रूर हो गया है। तो पार्क आ गए हैं और एज यूजुअल ये पानी बारिश का नहीं है, ये है ओस। शिखर लुक, इट्स वेट, हाउ विल यू स्लाइड, लेट्स गो टू द स्विंग। इसीलिए मैं कपड़ा लेके आई हूँ साथ में, मुझे पता था। ये सब ओस है, देखिए सब जगह ये सब गीला है। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर को 5 साल पहले क्या हुआ था अभी बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। सॉरी, 19 अक्टूबर को 5 साल पहले क्या हुआ था वो बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो पहले शिखर को स्विंग कराते हैं। फास्टर, कैन यू कम फास्टर। और ये देखिए पूरा ओस से भीगा हुआ है, ये इसको भी थोड़ा साफ कर दें। मुझे पता था ये होगा। तो शिखर की स्विंग हो रहा है और आज मैं आपको बताती हूँ कि 19 अक्टूबर को 5 साल पहले ठीक आज ही के दिन क्या हुआ था। तो आज 19 अक्टूबर है। आज के दिन सुबह सुबह हम लोग पहली बार तो नहीं, दूसरी बार कनाडा में लैंड हुए थे और इस बात को 5 साल हो गए। अभी इंडिया जाना नहीं हुआ है बट होपफुली जल्दी होगा। So I have completed 5 years in Canada now. में तो ये 5 साल की जर्नी आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खास 5 साल हैं मेरी लाइफ के। एक कंट्री से जिसमें आप पैदा हुए, जो आपकी जन्मभूमि है, और एक कंट्री जो आपकी कर्मभूमि है। तो दोनों में बहुत साल अच्छे बिताए हैं मैंने, तो उसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो 2024 अक्टूबर को हम लोगों ने लैंड किया था। तो बेसिकली क्या था, ऐसा शुरू से शुरुआत करते हैं कि इंडिया में काफ़ी अच्छी जॉब थी। मेरे हस्बैंड की एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, प्लस मेरा अपना काम था। कम से कम दिन में बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना था, कुछ एम्प्लॉयज़ भी थे। तो मैं बहुत खुश थी अपनी लाइफ पे, घर अच्छा चल रहा था। तो अचानक से हस्बैंड के ऊपर जो है काम का थोड़ा सा प्रेशर था। वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में जैसे होता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा देर तक काम करना, वीकेंड्स पे काम करना, तो थोड़ा प्रेशर तो था ही।
फिर सोचा कि चलो कहीं दूसरी और अच्छी लाइफ के लिए हम लोग किसी दूसरी कंट्री में ट्राई करते हैं। कनाडा का दिमाग में आया कि कनाडा के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, और फिर वहाँ का हमने पीआर प्रोसेस अप्लाई किया। पीआर का पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली हो गया, हमारे स्कोर भी अच्छे आ गए। और हमने किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया था, तो उन्होंने उन्होंने और फिर सबने मिल करके, मैंने भी बहुत धक्के खाए। ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज गई, फिर यूनिवर्सिटी गई, वहाँ से अपना ट्रांसक्रिप्ट निकलवाया। तो बहुत लंबा प्रोसेस था और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था फॉर्म भरना ये सब, लेकिन स्मूथली हो गया। और थोड़ा टाइम टेकिंग भी प्रोसेस था। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके फिर पीआर लगाई, फिर पीआर आ भी गई। फिर आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी स्कोर मिला के अच्छा हो गया। फिर हम लोगों को फाइनली पीआर मिल गई और हम लोग 19 अक्टूबर को कनाडा लैंड हो गए। कनाडा में लैंड होने के बाद असली स्ट्रगल शुरू हुई, क्योंकि हम 3 लोग थे। मेरा एक बेटा शिखर, जिसको तो आप मेरे ब्लॉग में हमेशा देखते हैं। योर डैडी इज अ बॉय, There is a girl. डैडी इज अ गर्ल, नो, There's a Vivek. डैडी इज अ विवेक, नो, डैडी इज अ बॉय, There's a Vivek. नो, शी इज अ बॉय, Is डैडी इज। Vivek. तो वो 1 साल का ही हुआ था, उसका बर्थडे था 26 जुलाई को, 1 साल का हुआ। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम लोग यहाँ आ गए थे। तो इतना छोटा बच्चा, उसको ले करके आना। कनाडा सेटल होने में हम थोड़ी सी हेल्प हमें ये मिल गई कि हम लोग 2019 में तो आए थे, लेकिन 2018 में भी एक बार कनाडा आए थे। तो कनाडा 2018 में आए थे, तब हम लोग रहे थे बैरी ओंटारियो में, वहाँ पर एक रिजॉर्ट में। क्योंकि पीआर लेने के बाद आपको 2 साल मिनिमम रहना पड़ता है, और 1 साल ऑलरेडी हो चुका था हमें इंडिया में ही पीआर लेने के बाद, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान ही मैं कनाडा आई, और बहुत ही अच्छा रहा, मेरा स्मूथ प्रेगनेंसी था। तो मैं कनाडा आ भी पाई। मेरे बेटे ने बहुत साथ दिया मेरा, अभी भी वो मेरा बहुत साथ देता है। जब वो अंदर था तब भी उसने बहुत साथ दिया, अब वो बाहर है, उसके सहारे मैं यहाँ रहती हूँ। क्योंकि हस्बैंड तो काम पे चले जाते हैं, वही रहता है मेरे साथ, तो उसके साथ खेलना, बात करना, उन सब में टाइम चला जाता है। No, I'm not taking you. No. Don't come outside. No. I'm going alone. No. No, Shikhar. No. तो मैं आपको ये कह रही थी कि एक एक्सपीरियंस ने हम से हमारा बहुत काम आया। जो 2018 में हम लोग कनाडा आए थे, तो उस वक्त भी हम लोग, मौसम ऐसा था, थोड़ी ठंड थी। मतलब हम लोग के लिए, जो पहली बार इंडिया से कनाडा आता है, उसको ठंड लगती है। भले यहाँ के लिए उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन ठंड थी। तो वह जब आए हम लोग वहाँ रहे थे, फिर हम लोगों ने 1-2 दिन बेसमेंट में भी गुजारे थे, और कुछ पता चल गया था कि किस तरह का वेदर है, कैसे सरवाइव करना चाहिए यहाँ पर, कितनी ठंड लग सकती है, और बेसमेंट में कैसा फील होता है। सबसे बड़ा चीज़ जो था, बेसमेंट का एक्सपीरियंस ले लिया था मैंने। तो मैंने फिर, जब हमें फाइनली कनाडा शिफ्ट होना था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि कुछ भी घर लेना, लेकिन बेसमेंट मत लेना, क्योंकि बेसमेंट में अगर आप रहते हैं तो वो बड़ा ही डिप्रेसिंग सा हो जाता है। वो 2 दिन मैंने बेसमेंट में गुजारे थे जब मैं 2018 में आई थी, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत काम आया। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि आप ऐसा करो, वो थोड़ा पहले चले जाओ, और फिर वो पहले चले गए। उन्होंने घर देख लिया, घर ले लिया, क्योंकि बच्चे के साथ सेटल होना बहुत था कि उसका खाना-पीना, कि वो एकदम से बाहर का खाना कैसे खाएगा, इंडिया के खाने की आदत है। तो जहाँ पे घर लिया, तो ग्रोसरी स्टोर कहाँ है, ग्रोसरी सारी दालें वाले, चावल तो इंडिया वाले कहाँ मिलते हैं, तो वो सब उन्होंने पता कर लिया था, पूरा सेट कर दिया था। तो जो घर लिया था उन्होंने, वो वॉकआउट बेसमेंट था। तो वो बेसमेंट ही था, लेकिन वॉकआउट बेसमेंट था। अगर नॉर्मल घर लेंगे तो वो थोड़े से महंगे मिल रहे थे। उस वक्त क्या होता है कि पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती है, आप जॉब छोड़ चुके रहते हैं, यहाँ पे जॉब मिली नहीं होती है। तो वॉकआउट बेसमेंट था, और वॉकआउट बेसमेंट का बेसमेंट से जो प्रॉपर बेसमेंट होता है, उससे बहुत ही बेटर होता है। उसमें इतना डिप्रेसिंग फील नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या आवाज़ें बहुत आती हैं। अगर ऊपर फ्लोर पे कोई चल रहा है, बोल रहा है, सब कुछ आवाज़ आती है। वॉकआउट बेसमेंट में भी आती है, लेकिन फिर भी वो वॉकआउट नहीं, वो ऐसा ग्राउंड फ्लोर ही रहता है।
चल गया, घर सही है, घर ले लिया था और सब कुछ सेट कर दिया था। फिर वो वापस मुझे ले और मेरे बेटे को लेने के लिए आए, क्योंकि अकेले इतना सामान लेके बच्चे को लेके ट्रैवल करना, हो इतनी लंबी फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट करी थी हमने, 14-15 घंटे की फ्लाइट थी। वो करने के बाद वो मैं लेने के लिए आए। वो अगस्त में ही चले गए थे, शिखर के डैडी, और फिर अक्टूबर में हमें लेने के लिए आए थे। घर ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अगर जैसे हस्बैंड तो काम पे जाते हैं, जो लोग काम पे जा रहे हैं, दिन भर क्लास कर रहे हैं, उनके लिए तो बेसमेंट ठीक है। लेकिन जो बच्चा है साथ में, और जो मैं हूँ, जैसे मैं आते के साथ ही मेरा बेटा छोटा था, तो मैं जॉब नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से ना ही डे केयर बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, डे केयर भी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है, जो अफोर्ड करना मुश्किल रहता है। तो हम जैसे लोगों के लिए जो 24 घंटे उस बेसमेंट में रहेंगे, तो वही एक मेजर रोल था कि हमारा घर एज अ वॉकआउट बेसमेंट था। इसकी वजह से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई एडजस्ट होने में। और एक बार मैं कनाडा आ चुकी थी, तो मैं कनाडा के वेदर से वाकिफ थी कि कितनी ठंड हो सकती है या कितना कैसे रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग में फिर भी थोड़ा सा अकेलापन, फैमिली से दूर रह करके जो फील होता है, वो तो फील होता ही है। वो तो फील हमेशा ही होता है। किसी भी फेस्टिवल में कोई अगर ऐसे घर में दिक्कत आ जाती है, तो लगता है कि हाँ, फैमिली वालों के पास होना चाहिए। तबीयत खराब हो या सबसे ज्यादा तो फेस्टिवल, होली, दिवाली, दशहरा में ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी होता है अगर कम्युनिटी के। लेकिन जैसे इंडिया में हर घर में होली, दिवाली, दशहरा होता रहता है, वैसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा फील होता ही है हर बार। लेकिन अब जब आप रहने लगते हैं, तो उसी चीज में ढल जाते हैं। फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ, बगल वाला भी दशहरा मनाया हमारी तरफ। तो घर हमने लिया था, यही सोच समझ के लिया है। उसके कारण घर का एरिया भी मैंने ऐसा ही बोला था कि घर के सामने पार्क हो कि बच्चे को ले जा सके। तो उस घर ने बहुत ही मेजर रोल अदा किया। प्लस वहाँ के लैंडलॉर्ड, सब लोग, पड़ोसी वगैरह सब बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने भी हमारी सेटल होने में बहुत हेल्प करी, मतलब बातचीत करते थे। तो फिर जो सबसे मेजर चीज़ होती है ना, कहीं नई कंट्री में सेटल करने के लिए, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो जहाँ आप रहते हैं, उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, आप किसी से मिल पाते हैं कि नहीं। क्योंकि हम जहाँ रहते थे, उसके घर के सामने, ठीक सामने बहुत बड़ा पार्क था, और उसमें वो वाटर फाउंटेन सब कुछ लगा हुआ था, और चारों तरफ घर थे। तो उसमें क्या हो गया, शाम को वो पूरा पार्क भर जाता था, कि ज़्यादातर लोग पार्क में आते थे। और तो काफ़ी अच्छा लगता था। हम लोग लोग भी जाकर वहाँ 2-3 घंटे बिताते थे पार्क में। वो शिखर भी खेलता था खूब। तो वो जगह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सेटल होने में। कि जो घर की याद, फैमिली की याद, थोड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल होता है, हो जाता है नए लोगों के लिए, तो वो थोड़ा सा कवर हो गया उसके कारण। उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया। तो कोविड का जो टाइम था, जब हमारे आने के 2-3 महीने बाद ही, अक्टूबर में हम लोग लैंड हुए, फिर मार्च आ गया, तो कोविड आ गया। तो वो सबसे मुश्किल वक्त था कि कोई अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी, आप मिल नहीं सकते, 6 फीट की दूरी बनानी पड़ेगी कहीं जाना। और हमारे पास कार भी नहीं थी उस वक्त। तो मुझे लगता है कि कोविड का टाइम सबसे, सभी के लिए, हर कंट्री में हर किसी के लिए मुश्किल टाइम था। वो 2 साल थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब हो गई, थोड़ा लोनलीनेस भी फील होने लगा। फिर शिखर भी थोड़ा बड़ा हो रहा था, फिर मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि शिखर के डैडी ऑफिस जाते थे। अब इंडिया में क्या होता है कि आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है बच्चे को बड़ा करने में भी। लेकिन यहाँ आपको सब कुछ खुद करना रहता है।
तो यही सारे चैलेंजेस से फेस करते करते से ही 1 साल बीता, 2 साल बीता, फिर हमने वहाँ से जगह चेंज करी। मैंने कहा कि ऐसी जगह ली जाए कि जहाँ पे थोड़े अपने लोग दिखें, इंडियंस दिखें मुझे। तो वहाँ से हम ब्रैम्पटन शिफ्ट हो गए और ब्रैम्पटन हम शिफ्ट हुए जिनके घर हम रहते थे वो ओनर खुद ऊपर रहते थे और हम लोग वही वॉकआउट बेसमेंट हमने देखा। तो वो बेसमेंट हम लोग रहते थे और वो भी इंडियन थे। तो और उनके पेरेंट्स आए हुए थे, सबसे अच्छी बात थी। तो उनसे काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। प्लस उनके भी 2 बच्चे थे, मेरा भी शेखर था। तो उससे क्या हो गया, वो सब खेलते थे। फिर उनके पेरेंट्स भी थे, तो पेरेंट्स से बातें, क्योंकि उनके हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे। पेरेंट्स और अब मैं और उनके पेरेंट्स, मैं और सब बच्चे मिल करके हम लोग शाम को बड़ा अच्छा टाइम जाते थे। बहुत ही अच्छे थे उनके पेरेंट्स। तो मेरा टाइम तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं लकी हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिल जाते हैं हर जगह। मुझे अभी तक ऐसा कहीं पर भी मैं गई हूँ, पहले मैं वहाँ रिचमंड हिल में रहती थी ओंटारियो में, वहाँ पे भी मुझे सारे अंग्रेज थे, मतलब फॉरेनर थे, लेकिन इंडियन कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत बातचीत करने में भी सब अच्छे थे, काफ़ी अच्छा रिलेशन था। लेकिन फिर जब हम ब्रैम्पटन शिफ्ट हुए तो मुझे वो इंडिया वाली फीलिंग, क्योंकि वो पहला साल था इसीलिए इंडियंस को ज़्यादा मिस कर रही थी। तो इंडिया वाली फीलिंग आने के लिए मैंने इंडियन घर ढूंढा। और वहाँ पर ब्रैम्पटन में क्या है कि मुझे लगता है कि इंडियंस हमारे साथ, फॉरेनर्स हमारे साथ इंडियंस के साथ रहते हैं। वो मिनी इंडिया है। तो वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ इंडियंस बहुत सारे थे, इंडियन फैमिलीज थी, हर जगह आपको इंडियंस ही मिलेंगे। तो फिर ऐसा हुआ, दूसरा साल हमारा वहाँ निकला। वहाँ भी हम 2 साल रहे, तो 3 साल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि मतलब अब हम इतने ट्रेंड हो गए थे कि इंडियंस हो चाहे फॉरेनर, हम कहीं पर भी रह सकते थे। अब मुझे भी थोड़ा बाहर निकलने की आदत हो गई थी, लोगों के साथ घुलना मिलना, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का कैसा वेदर है, सबसे मैं यूज्ड टू हो रही थी। मतलब मेरा इवन सिर्फ बॉडी नहीं, दिमाग भी वैसे ही यूज्ड टू होने लगा था। तो सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्टिंग में जो आया था कि इंडिया से ये एक्सेप्ट करना कि अब हम इंडिया में नहीं हैं, अब हम कनाडा में हैं। तो कनाडा में रह के कनाडा के हिसाब से रहना, कनाडा को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, जो स्टार्टिंग में तो एकदम से हुआ नहीं। धीरे धीरे फिर जब मैं कनाडा को जानने लगी और कनाडा में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे लोग हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, तो मैं धीरे धीरे मैंने उस कनाडा को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इंडिया मेरी जन्मभूमि है, तो ये मेरी कर्म भूमि हो गई। तो ऐसे ही चैलेंजेस आए और 3 साल निकल गए। 3 साल में काफ़ी अच्छा, जब इंडियंस के साथ रहती तब भी अच्छा लगा, जब फॉरेनर के साथ रहती तब भी अच्छा लगा। फिर हमारा घर लेने का सोचा कि कब तक रेंट पर रहेंगे, अब थोड़ा-सा हस्बैंड ने थोड़ी सेविंग्स कर ली थी, तो सोचा कि अब घर लिया जाए। हम लोग आए ब्रांडफोर्ड सॉरी, हम लोग आए ब्रांडफोर्ड और छोटे से घर की तलाश में। देखते हैं किस तरह का घर मिलता है यहाँ पे जो हमारी बजट के अंदर सूट हो, और आपको भी दिखाएंगे। ओके, लेट्स गो। तो घर की हंटिंग हमारी चालू हुई। उसके बाद फिर हमें अफोर्डेबल हाउस हैमिल्टन में मिला। तो ब्रैम्पटन से हैमिल्टन, हैमिल्टन जो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर मतलब बहुत ही फॉर मतलब कैनेडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे भी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि सारे ही अंग्रेज रहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, मैक्स ज़्यादा कैनेडियंस हैं। तो उनके साथ एडजस्ट करना, तो मैंने कहा जब इंडिया नहीं तो हम कहीं पर भी रह सकते हैं। मैंने फॉरेनर्स के साथ भी रह के देख लिया और जो हमारे ओन इंडियंस के साथ भी रह के देख लिया। तो अब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, कॉन्फिडेंस हो गया था कि ओके अब मैं कहीं भी सरवाइव कर सकती हूँ। और धीरे धीरे जब सबसे बड़ी चीज़ की मैंने कनाडा को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि दिल में तो हमेशा इंडिया ही रहेगा, लेकिन कनाडा भी है अब।
तो फिर जब हमने हाउस हंटिंग स्टार्ट करी और मई में मतलब यहाँ आए हुए हमें अब 2 साल हो जाएंगे। अप्रैल में ही हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पर इस घर को, ये घर हमने लिया हैमिल्टन में। तो अपना घर भी हो गया, फिर गाड़ी भी ले ली थी। ऐसा कनाडा आने के एक 1.5 साल के अंदर हमने गाड़ी भी ले ली थी, वही गाड़ी भी हो गई, घर भी हो गया, और अब आई थी बारी सिटीजन होने की। तो जब 3 साल पूरे हो गए, 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया, तब तक भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है सिटीजनशिप की। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने में पता चला कि आप अगर सिटीजनशिप ले भी लेते हैं तो इंडिया डुअल सिटीजनशिप को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन आप एज अ एनआरआई हो जाते हैं। ओसीआई लेने पर आप एज अ सिटीजन ही रहते हैं। मतलब कि ये कि कभी भी जाके आप इंडिया रह सकते हैं और बस लैंड नहीं खरीद सकते या वोट नहीं दे सकते, इसके अलावा आप मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हैं। तो एज अ इक्विवेलेंट ऑफ सिटीजन ही हुआ। तब मुझे लगा कि ठीक है, जब इतनी ऐसा है ही, जब हम एज अ सिटीजन सिटीजन ओसीआई लेकर रह ही सकते हैं, कभी भी मन किया जा सकते हैं इंडिया, तो क्यों ना यहाँ की सिटीजनशिप ले ही ली जाए। तो कनाडा को मैं एज अ कंट्री अब एक्सेप्ट कर ही चुकी थी, अब एज अ सिटीजन भी एक्सेप्ट करना था। तो फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, टेस्ट दिया, फिर ओथ लिया और फाइनली हम सिटीजन बन गए। फाइनली ओथ ले लिया है, सेरेमनी खत्म हो गई है, एंड नाउ आई एम अ कैनेडियन सिटीजन। ये तो अब हम एज अ कैनेडियन सिटीजन है, लेकिन उसके बाद रहा कि अब कैनेडियन तो बन गए, अब ओसीआई भी ले ली जाए। तो फिर ओसीआई के लिए भी अप्लाई किया, पूरा प्रोसेस किया। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सिटीजनशिप और ओसीआई की प्रोसेस के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस पूरा कैसे कैसे क्या क्या होता है उसमें डिटेलिंग कर दूंगी। तो फाइनली हम लोग सिटीजन बन गए। 5 साल कनाडा में लास्ट ईयर पूरे हो गए हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी जर्नी का वीडियो बनाऊंगी, तो फाइनली आज वो मौका आ ही गया। मैंने सोचा कि अब इस घर में भी मुझे 2 साल इस महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये अच्छा मौका है सिटीजन कनाडा की मेरी 5 साल की जर्नी को एक्सप्लेन करने का। तो बस यही सब चीज़ें थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। 5 साल की जर्नी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, थोड़ा एडजस्टमेंट में सब कुछ, लेकिन अगर दिल से इच्छा हो कोई चीज़ को हासिल करने की, तो वो ज़रूर होती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और ऐसा नहीं है कि आप कनाडा छोड़ के जा रहे हैं तो आप इंडियन नहीं, इंडियन तो आप हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि हमारा रूट में, हमारी नसों में जो खून है वो इंडियन ही है। तो इस वजह से लेकिन थोड़ा मुश्किल तो होता है उन लोगों के लिए, कई लोगों का नेगेटिव भी एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं इस मामले में लकी थी कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ मैंने फील नहीं किया, कुछ ऐसा नेगेटिव कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे या मुझे ऐसा फील करे कि मैं वापस चली जाऊं। हाँ, मुश्किल वक्त हमेशा ही आता है, जैसे लगता है, जब लगता है कि काश इंडिया जा पाते। अब इतना पास भी नहीं है, 14-15 घंटे की जर्नी बच्चे के साथ करना, और उसमें उतना पैसा भी लगता है, फ्लाइट टिकट्स वगैरह। तो फिर भी हम लोग जल्दी ही इंडिया जाने का कोशिश करेंगे, प्लान बनाएंगे, और वो जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो खुशी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मेरी 5 साल की जर्नी है। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी तरह की चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी ये वीडियो, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।